क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 जो केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो इस चैप्टर में दो टर्म्स दिए गए हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर में बताया जाएगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम उसे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि समर्स के टाइम पे अगर रूम टेम्परेचर पे मिल्क को लेफ़्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो क्या होगा, वो फट जाएगा। आयरन का कोई भी आयरन का आर्टिकल है, लोहे की कोई भी चीज़ जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा गया है तो वो रस्ट हो जाएगा। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होगा, फूड कुक किया जाएगा हमारे घरों में, फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, हम रेस्पिरेशन करेंगे, तो इन सारी चीज़ में केमिकल चेंज हुआ है। तो एक केमिकल चेंज क्या होता है? वेन एवर a chemical composition of a substance changes to form a new substance, then it is said to be a chemical change takes place, and whenever chemical change takes place, it is said to be a chemical reaction occurs। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई सब्सटेंस है, जैसे कि आयरन है, ये एक सब्सटेंस है, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ और एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हुआ जो पुराने सब्सटेंस से बिल्कुल अलग है। मतलब आयरन था, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ तो और वो रस्ट बन गया, तो वो आयरन से और रस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो वेन एवर अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस, केमिकल कंपोजिशन किसी भी सब्सटेंस का चेंज होगा और एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म होगा, तो वो कहलाया जाएगा एक केमिकल रिएक्शन। हम उसे केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फिर भी ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब भी केमिकल सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होता है, तो केमिकल रिएक्शन उसमें हुआ है। ठीक है, और उसे हम पता लगाने के लिए कुछ कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें बताते हैं कि जो डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है या नहीं। उसे डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स है जो है चेंज इन स्टेट। अगर किसी चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन गैस, और एक और पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है तो उसमें इनमें से कोई भी चीज़ होगी ज़रूर, या तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें साथ में वर्क करेगी या फिर कोई भी चीज़ हमें देखने को मिलेंगी। ये डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। जैसे कि स्टेट चेंज हो जाएगा, मतलब किसी रिएक्शन हुआ है तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या कलर चेंज हो जाएगा। जैसे रस्ट था आयरन का, तो आयरन एक सिल्वर कलर का मेटल होता है जिसमें रस्ट लग जाता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, कलर का चेंज हो जाएगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाएगी, मतलब कोई रिएक्शन है उसमें गैस फॉर्म हो रही है। ठीक है, या फिर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें, जो हम आगे बात करेंगे। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो एज वी ऑब्जर्व चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी देयर इज़ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। वी विल स्टडी वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में हम उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में और उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट मेथड है किसी केमिकल रिएक्शन को पेज में लिखने का। मतलब कि अगर हम, जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है और फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उससे पूरी तरह से लिखना
तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम हर बार इतना लंबा प्रोसेस करके नहीं लिख सकते, बहुत सारे अगर हम साथ में लिखने हैं तो इसलिए एक शॉर्टर मेथड होता है उसे लिखने का। तो एक शॉर्टर मेथड होता है, उसका सिंपल वे है वर्ड इक्वेशन। हम वर्ड इक्वेशन में उसे लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें लेफ़्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स वो चीज़ जो रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स वो जो विच फॉर्म्स आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हम शॉर्टेड मेथड में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनसे भी ज़्यादा शॉर्टेड मेथड है उसे केमिकल इक्वेशन में लिखना, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में लिखने से पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो वर्ड इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ दो चीज़ें दी गई हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों का रिएक्शन हुआ, ये दोनों ने पार्टिसिपेट किया है केमिकल रिएक्शन में, इसे लेफ़्ट हैंड साइड में लिखेंगे। और अगर वो एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में प्लस का साइन रहेगा। और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, वो सब्सटेंस जो फॉर्म हुए हैं आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। अगर वो एक है तो हम उसे नॉर्मली लिख देंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो होता है जो RHS राइट हैंड साइड की तरफ जिसका फेस होता है, प्रोडक्ट्स का साइड जिसका फेस होता है, जो बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुआ है। मतलब रिएक्टेंट्स साथ में कंबाइन हुए हैं और फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और इससे और मोर सिंपल वे होता है उसको केमिकल इक्वेशन की तरह से लिखना। मतलब वो वर्ड इक्वेशन थी, मतलब वर्ड इक्वेशन छोटा तरीका है, पर उसमें भी हमें पूरा केमिकल नेम लिखने पड़ते हैं, तो उससे भी और छोटा मेथड होता है उन्हें केमिकल इक्वेशन की तरह लिखना। मतलब उनके पूरे नेम केमिकल फार्मूलाज के बदले, केमिकल नेम के बदले हम उसके फार्मूलाज, उसके केमिकल सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसे हम Mg+O2 इज़ गिव MgO इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये LHS RHS ये पूरा हमने देख लिया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होती है जो बैलेंस नहीं होती। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तभी हम समझ में आएगा कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो कभी भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बताया था कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, कि मास कभी भी इतना क्रिएट हो सकता है ना फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो मतलब जो भी प्रोडक्ट साइड में जो भी मास है एलिमेंट्स का, वो रिएक्टेंट साइड में जितना मास था उसी के बराबर होना चाहिए। मतलब रिएक्टेंट साइड में जो भी केमिकल्स थे उनका टोटल मास जितना था उतना ही ये प्रोडक्ट्स में टोटल मास होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें मतलब जो एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स का मास यहाँ पे है उतने ही एलिमेंट्स का मास, जितने एलिमेंट का मास रिएक्टेंट्स में है उधर उतना ही मास प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। मतलब अगर रिएक्टेंट साइड पे Mg की वैल्यू 1 है तो प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब उसका उतना ही मास होना चाहिए, उतने ही एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसलिए हमें उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हर वक्त जब भी हम पेपर पर लिखेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को, तो उसे हमें बैलेंस तरीके से लिखना चाहिए, ताकि वो इक्वल अच्छे से बता सके। नेचर में जो ये लॉ फॉलो हो रहा है वो हम पेपर में लिखते टाइम पे भी उस लॉ को फॉलो करें। और अगर वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, तो हम उसे कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे कि ये Mg+O2 MgO, ये एक अनबैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं बैलेंस करने के, जैसे इसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये दिया गया है। अब इसे हम एक वर्ड इक्वेशन है, इसे हम केमिकल इक्वेशन के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे हम जिंक को लिख सकते हैं Zn,
सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4, जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। अब ये पूरी तरह से अनबैलेंस्ड है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमने इसे टेबल में बना के लिख दिया है, ठीक है। सारे फार्मूलेस एलिमेंट्स के फार्मूला लिखा है और उनके कितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है और कितने एटम प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो हमने लिख दिया है इस टेबल में। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसलिए हम दूसरी इक्वेशन को देखते हैं जिसमें बताया गया है Fe आयरन प्लस H2O वाटर गिव्स Fe3O4 फेरस आयरन ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि उसके बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जो भी केमिकल फार्मूले हैं, केमिकल सिंबल है, उनके आसपास एक बॉक्स बना दो ताकि हम उसकी केमिकल फार्मूले को छेड़छाड़ नहीं कर सकें। क्योंकि केमिकल फार्मूले को अगर हमने छेड़छाड़ कर दिया तो वो जो पर्टिकुलर केमिकल है उसके बारे में उसके लिए उसका पर्टिकुलर फार्मूला लिखना ज़रूरी होता है। उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें बॉक्सेस बनाने पड़ हैं ताकि हम उसके अंदर के फार्मूले को, जैसे Fe3O4 है, उसके फार्मूले को हम छेड़छाड़ ना कर सके, इसलिए बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद स्टेप 2 है कि एक टेबल बना लो जिसमें हम एलिमेंट्स लिखते हैं और वो एलिमेंट के कितने एटम रिएक्टेंट साइड में और कितने एटम प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट है पर्टिकुलर एलिमेंट के, वो सब लिखने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आयरन का LHS में लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है और राइट हैंड साइड में 3 एटम है। हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स है। ऑक्सीजन का LHS में 1 है और RHS में 4 है, ठीक है। अब इसके लिए इसके लिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स जिस एलिमेंट के प्रेजेंट है उसे हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन H2O में 1 है और Fe3O4 में 4 है, तो उसके बैलेंस करने के लिए हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमने उसे एज अ कोएफिशिएंट हम उसे फार्मूले के सामने लिखेंगे 4 को, जैसे मैथ्स में होता है उसी तरह से हम इसमें भी बैलेंसिंग करेंगे। अगर हम इसे अच्छे से देखें तो ये मैथ्स के जो मैथ्स में जो भी इक्वेशन होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन, ये उसी की तरह है, बस इसमें फार्मूले हैं इसलिए हमें कुछ नया लग रहा है, ठीक है। और इसी तरह हमने हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया है और इसी तरह से हमने आयरन को भी बैलेंस कर दिया। तो अब ये पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड। अब वो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है इसे चेक करने के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ एटम लेफ्ट हैंड साइड में कैसे हैं और राइट हैंड साइड में कैसे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जैसे हम पहले आयरन को देखिए, आयरन लेफ़्ट हैंड साइड में 3 है, 3 × 1 फार्मूला यूनिट ऑफ Fe, एक Fe × 3 मतलब 3 आयरन के एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे भी 3 एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का यहाँ पे इस फार्मूला H2O में 2 प्रेजेंट है, अब यहाँ पे 4 H2O है, मतलब हर एक H2O में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब 4 वाटर मॉलिक्यूल में 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और ऐसे ही प्रोडक्ट में हाइड्रोजन H2 में भी मतलब एक H2 मॉलिक्यूल में, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 एटम प्रेजेंट है, तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2 × 4 मतलब 8 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर है। अब 4 O यहाँ पे है, 4 O यहाँ पे भी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में दोनों साइड 4 O है ऑक्सीजन एटम, ठीक है। मतलब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें उसकी फिज़िकल स्टेट भी लिखते हैं, जैसे Fe आयरन सॉलिड है, H2O गैस है, Fe3O4 सॉलिड है, H2 गैस है, ठीक है। और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें किस कंडीशन में है वो भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए फिज़िकल स्टेट,
सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हम जानते हैं, और एक और स्टेट होती है एक्वस, जिसका मतलब है डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसे वो भी हमें लिखनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस टाइप के होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या क्या टाइप के, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब वो रिएक्शन इन विच 2 और मोर केमिकल सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, मतलब 2 या 2 से अधिक केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और उसमें वो प्लस हीट, तो ये जो प्लस हीट है ये कोई प्रोडक्ट तो नहीं है, बट ये एक हीट, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को शो कर रहा है, मतलब ये रिएक्शन हुआ है, इसके साथ हीट भी जनरेट हुई है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो ये 2 चीज़ें कभी भी उनमें फॉलो हो सकती है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है, या फिर कई बार चेंज नहीं होता टेम्परेचर का। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होती है, रिएक्शन के बाद हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, वो रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब हीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे भी हम एग्जाम के लिए पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विकलाइम है और वाटर ऐड होंगे और बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मतलब ये दो रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से वाटर का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मतलब वाटर। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड, मतलब 2 एलिमेंट्स जैसे कि इसमें दिए गए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये साथ में मिलकर फॉर्म करते हैं H2O। ठीक है, साथ में मिलकर फॉर्म करते हैं H2O। और इससे पहले इस रिएक्शन में यहाँ पे दिए गए हैं कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये 2 अलग अलग कंपाउंड है। एलिमेंटल कंपाउंड के बारे में आप जानते होंगे क्लास 9 से ही। ठीक है, तो एलिमेंट्स या फिर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स साथ में रिएक्ट करते हैं तो और एक सिंगल प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, मतलब एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। एक से ज़्यादा प्रोडक्ट अगर फॉर्म होंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अधिक सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, एलिमेंट्स भी कंपाउंड्स भी, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, और वो रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। इसमें कोई एक सिंगल सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन होगा और फॉर्म करेगा 2 या 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस, मतलब उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, और इसमें एक सिंगल सब्सटेंस ही ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में। जैसे कि यहाँ पे FeSO4 फेरस सल्फेट है, उसे अगर हम हीट करेंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। Fe2O3 और S2O2SO3 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये कहलाते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमने ऑब्ज़र्व किया है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हुआ है
टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हुआ है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, मतलब और ज़्यादा सिंपल। एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब उसका कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे मटेरियल जुड़ा हुआ है। अब वो ब्रेक डाउन होगा तो इसमें जितने एटम्स होंगे उससे कम एटम्स, कम मॉलिक्यूल्स, कम टाइप के एटम्स उसमें प्रेजेंट होंगे उसके प्रोडक्ट्स में, वो मोर सिंपलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। फेरस सल्फेट crystals FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. तो इसमें बताया गया है कि फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्रिस्टलाइन, फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, वो फेरस सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट फॉर्म में है। जब उसे हीट देंगे तो वो अपना वाटर लूज़ करेगा और उसका कलर, उसके क्रिस्टल्स का कलर चेंज हो जाएगा। तो फिर वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है और SO2 एंड SO3 गैसेस हैं। ठीक है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट है, जो लाइमस्टोन भी कहते हैं जिसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे जब हम हीट करेंगे तो ये देगा क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, मतलब ये लाइम क्लेन में ये रिएक्शन होता है। लाइम क्लेन में जब क्विकलाइम बनाने के लिए ये रिएक्शन होता है, चूना भट्टी में जो लाइमस्टोन होते हैं उन पत्थरों को हीट किया जाता है और उससे कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विकलाइम होता है, चूना रहता है, उससे वो फॉर्म होता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल दिया गया है कि लेड नाइट्रेट जब हीट होगा तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। अब इसमें दिया गया है सनलाइट से भी ब्रेक डाउन हो रहा है, मतलब हीट से ब्रेक डाउन हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन हो सकता है और सनलाइट से भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर वो सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट के सामने रखेंगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ऐसे ही सिल्वर ब्रोमीन को भी हम सनलाइट में रखेंगे तो वो सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन इसमें दिया गया है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे तो वो फेरस सल्फेट और कॉपर बनाएगा। मतलब इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है मेटल्स की, उसमें रिएक्टिव आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उस कंपाउंड में से, उस फार्मूला में से, एक कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद कॉपर की जगह ले सकता है। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह लेता है। मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड एंड टेक्स प्लेस ऑफ इट। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है एक कंपाउंड में और उसे बाहर कर देता है। ठीक है। और ऐसे इसमें दिया गया है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4। मतलब इसमें दिया गया है कि जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर से ज़्यादा जिंक रिएक्टिव है, तो ये कॉपर की जगह ले लेगा कॉपर सल्फेट में और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही इसमें दिया गया है लेड और कॉपर क्लोराइड के बारे में। तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेड, तो लेड कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर बाहर चला जाएगा। अब दूसरे टाइप का रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम सिंपली कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस। इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। ठीक है। तो जैसे आयन्स इसमें आपस में एक्सचेंज करते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड
गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। मतलब इसमें दिया गया है Na2SO4, तो ये एक आयन है और ये एक आयन है। मतलब सोडियम का आयन अलग है, सल्फेट का आयन अलग है, बेरियम का आयन अलग है, क्लोरीन का आयन अलग है। तो इसमें जैसे हम देखें कि सोडियम सल्फेट, तो इसमें से हमने एक्सचेंज ऑफ आयन किया, तो इसमें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में से हमने एक्सचेंज कर दिया सोडियम और बेरियम को, दो पॉजिटिव आयन को आपस में एक्सचेंज कर दिया। तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स उसमें हुआ है और उसमें बना है बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोरीन के साथ मिक्स हो जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब जो बेरियम सल्फेट है ये एक प्रेसिपिटेट है, जिसके बारे में हमने बात करी थी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है क्या कुछ रिएक्शंस में। तो ये प्रेसिपिटेट एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के बाद फॉर्म हुआ है, जो इनसॉल्यूबल है वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। और ये फॉर्म होते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीजन ऐड होगा किसी सब्सटेंस में या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा वो कहलाएगा रिडक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये साइमल्टेनियसली होते रहेंगे, ठीक है, एक साथ होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तो ये कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। उसके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, जैसे जिंक है, जिंक ZnO था पहले, वो जिंक में कन्वर्ट हो गया है, तो मतलब उसमें उसका रिडक्शन हुआ है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, और जो कार्बन था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक का रिडक्शन हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। और ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि वो मैग्नीशियम क्लोराइड में कन्वर्ट तो हुआ है, पर उसमें जो ऑक्सीजन था वो रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो ये उसका रिडक्शन हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और जो हाइड्रोजन क्लोराइड था उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, ठीक है। तो ये थे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताया गया था। अब सबसे लास्ट टॉपिक, दो लास्ट टॉपिक इसमें बचे हुए, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो कोरोजन, जब कोई भी मेटल है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ह्यूमिडिटी वाटर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से अपना स्ट्रक्चर लूज़ कर देता है, मतलब वो अपना, जब एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है टू बिकम स्टेबल एंड लूजेस इट्स आइडेंटिटी, वो अपना मतलब वो रिएक्ट करता है तो वो अब मेटल नहीं रहता, उसमें से मेटल का से कुछ और चीज़ें कुछ और ही बनने लगता है। जैसे आयरन है, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो फेरस ऑक्साइड बनाता है, बट वो रस्ट बन जाता है और वो पहले के आयरन से बिल्कुल अलग रहता है, तो ये कहलाता है कोरोजन। और इसे प्रिवेंट करने के लिए ऑयलिंग लगाते हैं मेटल के ऊपर, पेंट करते हैं मेटल के ऊपर, ग्रीजिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और नेक्स्ट चीज़ की रेंसिडिटी, तो जो भी फैट या ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होते हैं, उन्हें अगर हम बहुत टाइम तक के एयर में ओपन रखेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और उनसे अनप्लीजेंट टेस्ट और अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगी, तो ये कहलाएगा रेंसिडिटी। अब उसे प्रिवेंट करने के लिए हम डीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन रखा जाता है जो एक डीऑक्सीडेंट्स है।
मतलब चिप्स के पैकेट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स रखे जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और चिप्स के पैकेट्स में वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब वो ऑक्सीजन को आने नहीं देती चिप्स कांटेक्ट में, ठीक है। और ऐसे उसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट से दूर रखते हैं फूड को, ताकि वो रेंसिड ना हो जाए, ठीक है। इस चैप्टर के